हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत लेकर आपके सामने आई हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत। इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वारा व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन का आधार है। मार्क्स के जितने भी विचार हैं, मार्क्स की जो भी थ्योरी है, उसमें भौतिकवाद सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ विचारकों ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को आर्थिक भौतिकवाद भी कहा है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक विकास का निर्णायक तत्व उत्पादन शक्तियाँ हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था, भौतिक तत्व। उनके अनुसार मनुष्य जो कुछ करता है उसका निर्णय आर्थिक या भौतिक कार्यों के द्वारा होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक प्रणालियाँ, सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास में उत्पन्न हुए हैं, जीवन की भौतिक परिस्थितियों से ही प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक सबका सार तत्व भौतिक है। लेनिन के अनुसार मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिंतन की महान उपलब्धि था, यानी कि कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद ने पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई और उन्होंने इसे मुख्य तत्व के रूप में स्वीकार किया। कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मार्क्स का विचार था कि समस्त घटनाओं को भौतिक दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। समस्त मानवीय क्रियाओं की आधारशिला उत्पादन प्रणाली है। मनुष्य अकेला उत्पादन नहीं कर सकता, जितना अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर समाज का निर्माण करके कर सकता है। इसलिए जीवन के लिए आवश्यक वस्तु उत्पादन के लिए समाज की उत्पत्ति होती है, किंतु समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ वर्ग असंतुष्ट रहते हैं। मनुष्य केवल स्वर्ग लोक की कल्पना करता है, जहाँ में इन सब दुखों का अभाव हो, चिंताओं से मुक्त होकर अनंत सुखों का उपयोग करें। इस प्रकार दोषपूर्ण पत्ति धर्म संस्था को जन्म देती है। धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करता है। प्रभु सत्ता धर्म के नाम पर शोषण को छुपाता है। धीरे धीरे जब उत्पादन के साधनों का उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आता है, तो समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में बड़ी तेजी से परिवर्तन आता है। हाँ जी, नोट करने वाली बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, जब उत्पादन के साधन, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य के पास भौतिकता आएगी, उत्पादन के साधन आएंगे, वैसे वैसे ही मनुष्य के जो भी उत्पादन संबंध है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था है। मार्क्स की सामाजिक व्यवस्था का आधार इसको बताया कि सामाजिक व्यवस्था में भी चेंज आएगा और सामाजिक संबंध जो हैं वो भी चेंज होंगे जब जब सामाजिक उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आएगा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का काल विभाजन बताया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे संबंध बदलें, जैसे जैसे शक्तियाँ बदलेंगी, वैसे वैसे संबंध बदलेंगे। तो यही डिफाइन कार्ल मार्क्स यहाँ करना चाह रहा है कि जिस तरीके से सबसे पहला काल आया था, आदिम साम्यवादी काल। आदिम साम्यवादी काल में क्या था? मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था। मनुष्य के पास मात्र क्या था? कंदमूल, घास, पत्ते, ये सब था। कुछ भी नहीं था मनुष्य के पास, और इसे खाकर वो अपना जीवन निर्वाह करता था। इसीलिए उस काल को बोला गया साम्यवादी युग, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था। दूसरा काल कार्ल मार्क्स बताते हैं दासता का युग। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास पैसा आ गया, यानी कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं था। तो जो अमीर लोग थे वो अपना कार्य राजा महाराजा टाइप, जो अपना कार्य राजघरानों तक करते थे, और बाकी जो उनका घरेलू कार्य होता था वो दास करते थे। तो यहीं से दास प्रथा का जन्म हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर उत्पादन शक्तियाँ थोड़ी आई तो दासता का युग हुआ। तीसरा काम कार्ल मार्क्स बताते हैं, सामंतवाद का युग आया। तीसरा किसका युग आया? सामंतवाद का युग। सामंतवाद का युग जो था उसमें क्या हुआ? पैसा कुछ
सामंतों के हाथ में आ गया, कुछ जमींदारों के हाथ में आ गया। उन जमींदारों ने ग्रुप बनाकर शासन करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहेंगे सामंतवादी युग। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स ने बताया पूंजीवादी युग। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास पैसा अधिक था, वो हुए अमीर, और कुछ के पास हुआ वो थे गरीब। तो ये जो अमीर घराने हैं ये कारखानों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक थे, और निम्न वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग से ये कार्य करवाते थे। श्रमिक वर्ग इनके नीचे काम करते थे। इन्हें अमीर वर्ग को बोला गया पूंजीपति वर्ग, यानी कि अमीरों का शासन शुरू हुआ, जिसे पूंजीवादी युग कहा जाता है। नेक्स्ट आया सर्वहारा का अधिनायक। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी युग के बाद सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा। उसमें क्या होगा कि पूंजीपति जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, जिसमें कुछ पूंजीपति खत्म हो जाएंगे और थोड़े से पूंजीपति ही रह जाएंगे। जो थोड़े से पूंजीपति होंगे वो भी कंपटीशन करते करते खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ फिर रह जाएगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जब रह जाएगा तो श्रमिक वर्ग राज करेंगे, तानाशाही चलाएंगे। तब शुरू हो जाएगा श्रमिकों का या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। इसके बाद कार्ल मार्क्स लास्ट स्टेज की बात करते हैं, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा का अधिनायकत्व भी अधिक समय तक नहीं रहेगा, इसका भी अंत होगा। तानाशाही भी अधिक समय तक नहीं चलती। अंत होने के बाद फिर ये अवस्था आएगी वर्ग विहीन राज्य विहीन की अवस्था। इस अवस्था के अंदर भी एक ऐसा समाज, एक ऐसा राज्य होगा, एक ऐसा समाज होगा जिसमें कोई भी राज्य नहीं होगा, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं होगा। एक ऐसा समाज जो कि जिसको जितनी आवश्यकता है उतना खर्च करेगा, और जो जिसके पास कुछ थोड़ा है वो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपना लगाएगा, ना कि अपने पास रखेगा। उसको उसने बोला वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, यानी कि किसकी व्यवस्था हो जाएगी? साम्यवाद की व्यवस्था हो जाएगी। यही कार्ल मार्क्स की सोच थी, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक दिन वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज आएगा। नेक्स्ट आलोचना। आलोचकों ने कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना की है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, केवल आर्थिक तत्व ही इतिहास निर्मित नहीं करते। आलोचक कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ आर्थिक पक्ष को महत्व दिया, जो कि सही नहीं है। केवल पैसे के बल पर इतिहास निर्मित नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं। प्रशासनिक क्षमता, सैनिक क्षमता, नेतृत्व, चमत्कारिक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी इतिहास को निर्मित करते हैं। महाभारत का युद्ध मात्र द्रौपदी के व्यंग्यात्मक बाणों से हुआ, ना कि आर्थिक तत्व से, इसलिए हम इसे सही नहीं मानते। आलोचकों ने दूसरी आलोचना की है, आर्थिक आधारों पर ऐतिहासिक घटनाएं का व्याख्या संभव नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इतिहास में कुछ भी घटा उसमें सिर्फ आर्थिक तत्व नहीं थे। आर्थिक तत्वों को हम नहीं मानते, बल्कि संयोग तत्व, प्रशासनिक दक्षता इत्यादि भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इतिहास के निर्धारण में संयोग तत्व, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ बातें अचानक होती हैं, कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध अचानक हुआ, ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री का पद अचानक आया। संयोग तत्व भी अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है, मात्र आर्थिक तत्व ही नहीं। नेक्स्ट, धर्म की उपेक्षा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम के नशे के समान मानते हैं। वो कहते हैं धर्म व्यक्ति को गुमराह करता है। आलोचक कहते हैं ऐसा नहीं है, धर्म व्यक्ति को सद्गुणी भी बनाता है, धर्म व्यक्ति में गुणों का विकास करता है, इसलिए धर्म की निंदा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास आर्थिक सत्ता होगी वही राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेगा, लेकिन आलोचक इसको गलत मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आर्थिक सत्ता के बिना भी, जैसे कि नेतृत्व, कुशलता, क्षमता, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता दिलाते हैं, ना कि आर्थिक सत्ता ही राजनीतिक सत्ता दिलाती। इसे हम उचित प्रतीत नहीं मानते। इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या। आलोचक कहते हैं कार्ल मार्क्स ने अवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से इसकी व्याख्या नहीं की। कोई यह हम नहीं कह सकते कि पहले दास प्रथा फिर आदिम साम्यवादी, तो ये
जो उसने काल विभाजन किया ये सही नहीं किया, ना ही लास्ट में जाकर कोई वर्ग विहीन या साम्यवादी समाज आया। नेक्स्ट, मानवीय चेतना की उपेक्षा। आलोचक कहते हैं उसने मानव को कुछ नहीं माना, वो ये कहता पदार्थ ही सत्य है। क्या पदार्थ सत्य होता है? पदार्थ में जान डालने वाली मानवीय चेतना होती है। मानवीय चेतना के द्वारा ही पदार्थ को क्रियाशील किया जा सकता है, इसलिए ये कहना कि चेतना कुछ भी नहीं है यह गलत है। कार्ल मार्क्स मानवीय चेतना को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास की धारा का साम्यवादी अवयुग में आकर रुक जाना। आलोचक कहते हैं जब उसने इतिहास का काल विभाजन किया तो वो आकर साम्यवादी समाज में क्यों रुक गया, उससे आगे कोई व्यवस्था क्यों नहीं आई, उसकी धारा आकर या उसका विकास का नियम यहाँ आकर बंद कैसे हो गया। आलोचक इसे उचित प्रतीत नहीं मानते। हिंसा का समर्थन, जहाँ वो कह रहा है कि क्रांति जरूरी है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए जंजीरें और पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। मजदूरों को आह्वान किया, क्रांति के लिए प्रेरित किया, जो कि गलत है। क्रांति हमेशा हिंसा का समर्थन करती है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास का काल विभाजन गलत। कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास का विभाजन किया, आदिम साम्यवादी, आदिम सामंतवादी, पूंजीवादी, सर्वहारा, फिर वर्ग विहीन, तो ये 2 वर्ग कहाँ चले गए, इसका ये अभी तक आए क्यों नहीं। उसने जो विभाजन किया वो गलत है, उचित प्रतीत नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।